चलो तो शुरू करते हैं। हमारा पहला लेक्चर है ये वेक्टर्स के ऊपर। वेक्टर्स हमने क्लास में कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी आपने क्लास में किए हुए हैं, तो आप नोटबुक पास में रखें ताकि उससे आपको क्लैरिटी वापस मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप क्लास में नहीं है और देख रहे हैं तो नोटबुक में नोट करते रहें, चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से, स्क्रैच से शुरू करूंगा वेक्टर की डेफिनेशन से। वेक्टर जो है बेसिकली वो क्या होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। दो इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ठीक है। उनको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अब मैंने इतना ही लिखा है डेफिनेशन में, बट एक्चुअल डेफिनेशन में ये होता है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जो फॉलो करे उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर्स। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें, किसके साथ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर। अब हमने कुछ वेक्टर क्वांटिटीज पहले से पढ़ रखी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी आएंगी जिनके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगी, उनको हम वेक्टर कहेंगे। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है सर, ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है, ईस्ट पे। तो यहां पे ये जो 5 न्यूटन है बेटा, ये 5 जो है इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। 5 जो वैल्यू है, जो नंबर है, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। ये न्यूटन जो है ये यूनिट है, हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा, इसको यूनिट बोलेंगे। और ये जो है ये हमारी डायरेक्शन है। देखो अब लिख के तो हर बार डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हमको कुछ ऐसा असाइन करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज लिखनी पड़ेगी यहाँ पे जो डायरेक्शन को बताती है, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे। तो इसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और जोड़ने के लिए कुछ स्पेशल लॉज लगेंगे जो हम आगे देखेंगे, उनको अगर वो फॉलो करती है तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी कोई क्वांटिटी है सर जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है फिर भी वो वेक्टर नहीं है? हाँ बिल्कुल। कौन है वो, करंट। जैसा हमने पिछले 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, करंट जो है हमारा, इसके पास डायरेक्शन है, बिल्कुल है सर। इसके पास मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, फिर भी ये जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सर क्यों नहीं है ये वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि इसको ऐड करने के लिए हमारे पास वेक्टर के एडिशन लॉज हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। बढ़े अगले। चलो भाई देखते हैं हमारा पहला सवाल और समझते हैं वेक्टर्स के बेसिक्स के बारे में। ध्यान देना, अब यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, हमने बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लो एक पार्टिकल है, वो इनिशियली ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0 और वो जा रहा है ओरिजिन से किसी भी पॉइंट पी पे। कहां जा रहा है, ओरिजिन से पॉइंट पी पे, और पी के कोऑर्डिनेट्स हैं a, बी। तो मान लो इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं, लेट्स मेक इट लिटिल मोर जनरलाइज्ड। इसके कोऑर्डिनेट दे देते हैं हम x1 y1, ओरिजिन पे नहीं है, x1 y1 पे, और वो जा रहा है किसी पॉइंट p पे जिसके कोऑर्डिनेट कितने बेटा, x2 y2। तो हम OP वेक्टर लिख सकते हैं, जहां पे OP वेक्टर जो है वो कैसे लिखा जाएगा सर, वो लिखा जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे कुछ नई चीजें, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको फर्स्ट टाइम में ये कुछ नई चीज दिखेगी, वो है ये आई कैप और जे कैप। कैप लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। अब ये आई और जे क्या डिनोट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे हो तो ये जो है ये आपको एक नंबर देगा, बट नंबर को देख के आप नहीं बता सकते कि वो एक्स एक्सिस का है या वाई एक्सिस का है, ठीक है। ये आई कैप जो है इसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर, या फिर अभी बात करेंगे, थोड़ा आगे चलेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ इसको ऐसे सोचो कि ये एक डायरेक्शन है, किसके अलोंग डायरेक्शन है, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, आई कैप बोलते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन, डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, जे कैप। डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ऐसे कैसे, अगर हमारे पास z एक्सिस हो तो उधर बोलेंगे हम के कैप। के कैप हमारा क्या बोलेगा, डायरेक्शन अलोंग z एक्सिस। क्या होता है, कहां से आया, वो अभी सब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ठीक है। यदि मैं किसी भी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जा रहा हूं, इस बोर्ड पे ही एक चीटी चल रही है, वो चल रही है यहां से इस पॉइंट पे, तो उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, फाइनल कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2। क्लियर है बात, ओके सर। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को जब माइनस करेंगे तो उनके साथ आई कैप और जे कैप लगाना जरूरी है। देखो यहां आपको नहीं लग रहा है क्यों लगाना जरूरी है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा लगाना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं और उससे क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्यों लगाना जरूरी है आई कैप और जे कैप, ठीक है भाई।
बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट। हमारे पास इनिशियल पॉइंट P है जो कि क्या है 2,1 है। सर ये क्या किया आपने ऊपर, जब भी हम कोई भी वेक्टर लिख रहे हैं ठीक है उसके ऊपर एक एरो लगाएंगे, वो एरो हमारा डायरेक्शन देता है। ठीक है ये पॉइंट P है, अगर आप यहाँ पे वेक्टर ना भी बना के ये पॉइंट P भी लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। Q जो है हमारा टर्मिनल पॉइंट है, P और Q मैं मान रहा हूं, तो टर्मिनल पॉइंट हो गया 5,7। बहुत बढ़िया सर। अब दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर मुझे P से Q का वेक्टर लिखना है, अगर मेरा इनिशियल पॉइंट P है और टर्मिनल पॉइंट Q है, तो इनसे वेक्टर कैसे डिफाइन होंगे सर? अभी बताया आपने -5 -2 आई कैप, x2 -x1। थोड़ा ध्यान देना, ये माइनस इसके साथ था, ये माइनस हमने फॉर्मूले से प्लेस किया, प्लस y2 -y1 7 -1 j कैप। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 7 आई कैप और ये आ जाएगा हमारे पास 6 का j कैप। कोई दिक्कत है इसमें तो बोलो। ये हमारा PQ वेक्टर आ गया। क्लियर है ये बात? अब PQ वेक्टर हमारा क्या आया -7i और 6j। थोड़ा सा अब इस बात पे थोड़ा गौर करना ताकि आपको आई कैप और जे कैप का क्लियरिटी मिले। यदि अगर मैं ये नहीं लगाता आई और जे, मैं डायरेक्ट लिखता 7 और 6, ठीक है। अब मैं जब -7 लिख रहा हूं तो मुझे नहीं पता ये एक्स एक्सिस की तरफ है या वाई एक्सिस की तरफ है। क्लियर है ये बात? अगर मैं रैंडमली आपको एक वेक्टर दे दूं, रैंडमली इंडिपेंडेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहां तो क्वेश्चन देख के पता चल रहा है, लेकिन रैंडमली अगर मैं कोई वैल्यू दे दूं 8, सर पता नहीं ये 8 कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्सिस की तरफ हो सकता है, वाई की तरफ हो सकता है, जेड की तरफ हो सकता है। क्लियर? बट अगर मैं यहां पे के कैप लगा दूं, हाँ सर अभी आपने बताया था के कैप जेड एक्सिस होता है, तो ये 8 किसकी तरफ है? जेड एक्सिस की तरफ। अगर मैं बोलूं -5, सर ये कहीं हो सकता है, पता नहीं -5 क्या है, ये प्योर स्केलर है, ठीक है, ये वेक्टर नहीं है। तो -5 के आगे अगर मैं जे कैप लगा देता हूं, अब ये बन गया वेक्टर। ठीक है भाई, तो ये -5 जे कैप क्या है? वाई एक्सिस। क्लियर है? तो सर आई हमेशा एक्स एक्सिस होगा, बिल्कुल। जे हमेशा वाई एक्सिस, यस। के हमेशा जेड एक्सिस, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपको क्लियरिटी मिल गई कि आई कैप और जे कैप क्यों लगाया जाता है नंबरों के साथ, ताकि आपको डायरेक्शन मिले। एक्स एक्सिस का कितना कोऑर्डिनेट चेंज हुआ? -7। वाई का कितना हुआ? 6। क्लियर है ये बात? लेकिन क्वेश्चन में हमको वेक्टर नहीं पूछा, हमको क्या पूछा है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। अब देखते हैं स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्केलर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ स्केलर कंपोनेंट किसको बोला जाएगा? एक्स एक्सिस की तरफ स्केलर कंपोनेंट बोला जाएगा -7 को। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। अच्छा सर, और स्केलर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस किसको बोला जाएगा? देख लेते हैं। कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, सर स्केलर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा, किसको बोलेंगे? 6 को। क्लियर है ये बात? मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। स्केलर कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ -7 है और वाई एक्सिस की तरफ कितना है? 6 है। क्लियर? अब बात करते हैं वेक्टर कंपोनेंट। अगर आपको बोले वेक्टर कंपोनेंट, देखो लास्ट टॉपिक में वेक्टर कंपोनेंट्स का बहुत रोल आएगा, जब लास्ट टॉपिक करेंगे हम वेक्टर्स का। तो वेक्टर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस के तरफ वेक्टर कंपोनेंट किसे कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा -7 आई कैप। ठीक है, आई को इंक्लूड करेंगे। तो वेक्टर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस किसको कहा जाएगा? सर ये कहा जाएगा 6 को, जे के साथ। क्लियर है ये बात? तो ये हमारे स्केलर कंपोनेंट कहलाते हैं और ये हमारे वेक्टर कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कुछ सिमिलर चीजें। ठीक है, ओके। फिर से वही पूछा हमको क्वेश्चन में कि स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालने हैं, और हमारे पास वेक्टर है जिस पी और क्यू, जिसका तीनों 3 डायमेंशंस में दिए गए हैं। अब आपको बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा। देखो पी जो है, मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूं। पी हमारे पास 1 -2 और 3 है। क्यू जो है हमारे पास -2 3 और -4 है। तो सबसे पहले हम पी क्यू वैक्टर लिख सकते हैं। पी क्यू वैक्टर क्या हो जाएगा? -2 और -1 -3 आई कैप। 3 + 2, देखो माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 जे कैप। -4 -3 -7 के कैप। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पी क्यू वैक्टर। सर मैं पी में से क्यू को माइनस नहीं कर सकता। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप कहां से कहां जा रहे हो, आपका टर्मिनल पॉइंट कौन सा है। टर्मिनल से इनिशियल माइनस होता है हमेशा। ठीक है, ओके। स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है, तो मैं अब यहां पे स्केलर लिख रहा हूं एक बार, और इधर लिख रहा हूं वेक्टर कंपोनेंट एक बार, और साथ ही में सारे स्केलर और वेक्टर लिख देता हूं। स्केलर कंपोनेंट्स और वेक्टर कंपोनेंट। एक्स एक्सिस क्या है हमारे पास? एक्स एक्सिस का सर -3। वाई एक्सिस क्या है भाई? वाई एक्सिस का सर +5। जेड एक्सिस, का क्या है भाई? सर जेड एक्सिस का है -7। बहुत बढ़िया, ये हमारे स्केलर कंपोनेंट हो।
क्लियर। वेक्टर कंपोनेंट एक्स एक्सिस, सर एक्स एक्सिस का हो गया हमारे पास -3i। वाई एक्सिस, सर वाई एक्सिस का हो गया हमारे पास 5j कैप। वेक्टर इसके ऊपर कैप लगाना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं भूल जाऊं कोई नहीं, आपको नहीं भूलना बेटा, -7k कैप। क्लियर है। तो ये वेक्टर कंपोनेंट्स और ये स्केलर कंपोनेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर अगला क्वेश्चन सिमिलर आया तो वो मैं स्किप कर दूंगा, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है ना, खुद से कर लेना। बढ़ेंगे आगे। ओके, अब आ जाता है हमारा अगला टॉपिक, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है भाई, इक्वल वेक्टर किन दो वेक्टर्स को हम इक्वल कहेंगे? हम कहेंगे कोई भी दो ऐसे वेक्टर्स को इक्वल जिनके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट दोनों बराबर हो। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि सर स्केलर कंपोनेंट क्या होता है और वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा जनरलाइज कर लेता हूं इन चीजों को। ए अगर हमारे पास वेक्टर है जिसको लिखा जा सकता है AI प्लस A2J प्लस A3K कैप, और बी एक वेक्टर है हमारे पास जिसको लिखा जा सकता है B1I B2J और B3K कैप। ठीक है भाई, ये मैंने दोनों वेक्टर्स लिख लिए। अब वो बोल रहा है कि इनको इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे? इक्वल वेक्टर तब बोलेंगे कि ए वेक्टर मेरा बी के बराबर तभी होगा जब A1 B1 के बराबर है, A2 B2 के बराबर है और A3 B3 के बराबर है। ठीक है, ये तो स्केलर कंपोनेंट हो गए। साथ ही साथ आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, B1I के बराबर है, A2J B2J के बराबर है, या A3K कैप B3K कैप के बराबर है। ठीक है, जब ये आपस में बराबर होंगे कंपोनेंट्स, तो हमारे दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। सो एनी टू वेक्टर्स आर टर्म्ड एज इक्वल वेक्टर इफ देयर स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स आर इक्वल। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो भाई, पहला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो दैट द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल। ए और बी जो है हमारे पास इक्वल है, तो एक्स आई 2j जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी, वो कितना है बेटा? 2i प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने बोला है कि ऑलरेडी गिवन है ये दोनों बराबर है। यदि ये दोनों वेक्टर बराबर हैं तो इनके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बराबर होंगे। तो आई कैप बराबर, तो एक्स की वैल्यू यहां से किसके बराबर आ गई? 2 होनी पड़ेगी जब दोनों इक्वल है। वाई की वैल्यू सर 2 के बराबर, और जेड की वैल्यू सर इधर तो कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं, इसका मतलब जीरो नहीं है। थोड़ा ध्यान रखना, अगर जीरो होगा तो के होगा ही नहीं, जीरो होगा तो के होगा ही नहीं, क्योंकि जीरो इंटू के कैप जीरो होना चाहिए। तो यहां जेड की वैल्यू कितनी है? सर जेड की वैल्यू है 1। क्लियर है, ये हो गया हमारे इक्वल वेक्टर्स है। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देख लें भाई इक्वल वेक्टर्स का। तो देख लेते हैं, सबसे पहले ए वेक्टर जो है हमारे पास कितना है बेटा? 2xi कैप -3k कैप। अब बहुत चालाकी की है इन्होंने, जे और के को इधर उधर शिफ्ट कर दिया, बट हम ध्यान से करेंगे। पहले जे को लिखेंगे और फिर सर साइन उधर नहीं, साइन के का के के साथ, ठीक है। तो यहां हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे बेटा। और बी जो वेक्टर है हमारे पास वो किसके बराबर है? 4i प्लस 2yj कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है भाई, अब हम इन दोनों वेक्टर्स को, अगर वो इक्वल वेक्टर्स हैं तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं स्केलर कंपोनेंट। अब यहां स्केलर कंपोनेंट कौन है बेटा? 2x, वो किसके बराबर हो जाएगा? सर 4 के बराबर। सो हमारे पास 2x बराबर हो गया 4 के, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? सर 4/2 विच इज 2, ये x की वैल्यू आ गई। y को इक्वल कर देते हैं, तो 2 है इधर तो, और इधर क्या है? 2y है। 2 को उधर लेके जाएंगे, ये 1 आ जाएगा y की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। और z सीधा सीधा -3 होगा, तो z की वैल्यू आ गई -3। क्लियर है, ये मिल गई हमको x y z की वैल्यू। जब भी कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनके कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। क्लियर है ये बात। बढ़ते हैं आगे, अगर सिमिलर क्वेश्चन हुआ तो मैं स्किप कर दूंगा होमवर्क के लिए। ओके, आगे हमारे पास नया टॉपिक। अब हमारे पास नया टॉपिक आया, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। ठीक है, मान लो ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, और इसको मैं लिख रहा हूं A1i कैप, A2j कैप, A3k कैप। ठीक है भाई, अगर मैं इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि 3 डायमेंशन है हमारे पास, x, y और z, ये एक पॉइंट है हमारे पास, कोई भी एक ए पॉइंट, ओके, ये हमारा ओरिजिन है। तो हम OA जो है हमारा वेक्टर, उसको क्या लिख सकते हैं? A1i, A2j, A3k कैप। क्लियर। तो यहां से यहां तक की दूरी
ओ से लेके ए की दूरी जो है, ए ओ से लेके जो डिस्टेंस है ए का, या लेंथ है जो ओ से ए की, इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मैं यहां शब्द लिख रहा हूं आपके लिए, डिस्टेंस, लेंथ, या फिर अभी से हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। अब देखो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती और उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये बात हमने पढ़ी है। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस के पास ना तो कोई डायरेक्शन है, ठीक है, और ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का हमेशा क्या होगा सर? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो चलो निकाल लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई वेक्टर है a1i, a2, a3, तो मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका होता है दो वर्टिकल बार्स और रूट अंडर a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर। अब ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ना तो कोई आई कैप आएगा, ना कोई जे कैप, ना कोई के कैप, इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये जो पॉजिटिव वैल्यू है क्यों आएगी? क्योंकि जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करोगे वो आपको पॉजिटिव देगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, इसका क्या नाम है? ये है लेंथ या फिर डिस्टेंस। जब हम रियल फिजिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां पे आपको ये फिर से क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसका मैग्नीट्यूड का उधर उस कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज है। क्लियर है? तो करें कुछ सवाल इसके ऊपर। चलो भाई बढ़ते हैं हमारे कुछ सवालों पे। ठीक है, सो ए बी सी, या फिर मैं एक काम करता हूं, ए ये सारे कर लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, चलो पहला वाला करते हैं, क्लास में हमने किया है। ए वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? रूट अंडर, देखो स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर करना है तो आई जे के नहीं होना चाहिए। आई के आगे कौन है सर? वन का स्क्वायर। जे के आगे कौन है सर? वन का स्क्वायर। के आगे कौन है सर? टू का स्क्वायर, बीच में प्लस है। ठीक है बेटा, तो वन का स्क्वायर क्या दे देगा आपको सर? वन देगा। वन का स्क्वायर क्या देगा सर? वन, और टू का स्क्वायर फोर, ये आ गया रूट सिक्स। तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड कितना आ गया सर? रूट सिक्स आ गया। बहुत बढ़िया, कोई डाउट है तो बोलो। बी जो है आपके पास, उसमें जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ध्यान से देखना, रूट अंडर, सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दो, अब कुछ कॉपी नहीं करना है कॉपी के अंदर, कॉपी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं आपने। ठीक है, टू का स्क्वायर माइनस सेवन का स्क्वायर और माइनस थ्री का स्क्वायर। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर जो है हमेशा पॉजिटिव देता है। ये 49 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? रूट अंडर 4 प्लस 9 9 18 158, और ये कितना हो जाएगा? रूट 62। ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया। चेक कर लेना एक बार, कहीं मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है, वो दैट्स अनदर थिंग। ठीक है, सी वाला देख लो, जो देख के बच्चे डर जाते, बोला सर रूट है तो कोई नहीं, जैसे अभी किया है वैसे ही हमको प्रोसीड करना है। आई के आगे कौन है स्केलर कंपोनेंट? 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर और -1/√3 का स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे नेगेटिव साइन स्क्वायर इसके अंदर होगा, बाहर मत लगा देना, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ कर दोगे। बीच में यहाँ हमेशा प्लस होगा, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा बेटा रूट अंडर 1/√3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। कैसे ऐड करवाया क्लास में? इसको एप्पल मान लो, 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल, कितना हो गया सर? 3 एप्पल्स, सो 3 इंटू 1/3 कट गया, क्या आंसर आ गया? 1। सो इसका मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास 1। क्लियर है ये बात? बढ़ते हैं आगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं तो वो हो जाएगा रूट अंडर √2 का स्क्वायर, 2, अब मैं सीधा लिख रहा हूं 1/2 और 9। जल्दी से एलसीएम ले लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इधर आ जाएगा ये 2 2 4 1 एंड 2 9 18/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 और 4 22 23, रूट अंडर 23/2। ये हमारे फाइनल आंसर आ गए। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो उसको अवॉइड कर लेना। बाकी ये तरीका होता है मैग्नीट्यूड निकालने का किसी भी वेक्टर का। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना भी क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ओके, अब देखो वहां पे उन्होंने ऑलरेडी वेक्टर दिया था। ठीक है, अब ये जो है एक रिकैप है कि हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था उससे अगर हमारे को मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखना, एक किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ए जो पॉइंट है वो क्या है बेटा सर? वो है 3, -2, 5। ठीक है, और फाइनल पॉइंट क्या है सर? फाइनल पॉइंट बी है, वो कितना है? -1, -2, -3। बहुत बढ़िया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। अब देखो ए बी वेक्टर नहीं निकालोगे तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तो पहले ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर जो होगा वो कितना होगा बेटा? -1 और -3, -4 आई कैप। हमने ये पढ़ा है, आज ही पढ़ा है कि इन दोनों को माइनस करना, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, प्लस 2 और -2 4 जे कैप
और -3 और -5 -8 के कैप। ध्यान रखना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट से। अब इस ए बी का अगर हम वेक्टर निकालें तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, रूट अंडर 16, 16 और ये 64, करेक्ट। तो ये आ जाएगा बेटा रूट अंडर 32 प्लस 64 और ये कितना आ जाएगा, रूट 96। बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जो है आपका मैग्नीट्यूड कहलाता है और ये ऐसे आप इसको वेक्टर को बनाते हैं। स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट्स क्लियर हो गए, ठीक है, बढ़े आगे, चलो भाई। ओके, अब आ जाता है हमारा तीसरा पार्ट। देखो जैसे मैंने बताया वेक्टर की स्टार्टिंग किससे की थी कि कोई भी वेक्टर है उसको पहले कैसे लिखते हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब तीसरी चीज ये हमारा डायरेक्शन क्या होता है, क्योंकि वेक्टर कंप्लीट कैसे होगा, जब डायरेक्शन पता होगी। तो वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन लिखी जाती है ए कैप से। बट सर हमने आई कैप, जे कैप, के कैप लिख तो रखा है। अब थोड़ा ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप, ये आपकी स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कितनी है, आई कैप। वाई एक्सिस की डायरेक्शन कितनी है, जे कैप। लेकिन अगर आपका वेक्टर ऐसे कहीं है, इस डायरेक्शन में है, तो ये जो डायरेक्शन होगी उसको हम बोलेंगे ए कैप, डायरेक्शन उस वेक्टर के अलाउ, ठीक है। तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा। अभी हम कुछ क्वेश्चन करके इसको क्लियर करेंगे। और उसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। और ये हमेशा किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन देता है। फिर से रिपीट कर देता हूं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका काफी इसके ऊपर हमारे नीट के और जेई के पीवाई की इसके ऊपर डिजाइन है कि मैग्नीट्यूड आपका 1 होता है। ये आपको याद रखने की होगी कि यूनिट, यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड 1, और ये हमेशा किस क्या देता है, डायरेक्शन देता है किसी भी वेक्टर का, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करते हैं हम और देखते हैं ए कैप कैसे निकाला जाता है, क्लियर है। तो ए वेक्टर को जब मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं, हम क्या मिलेगा हमको मिलेगा यूनिट वेक्टर। चलो भाई देख लेते हैं कुछ सवाल, कुछ क्या काफी सवाल है यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करते हैं अब यहाँ पे टाइम को सेव करने के लिए। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख लेता हूं और फिर बढ़ता हूं हमारे पहले। ए कैप, हर वेक्टर का डायरेक्शन उस वेक्टर का डिवाइड कर दें अगर मैग्नीट्यूड से तो मिलेगा, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं पहला। तो ए वेक्टर क्या दिया गया है सर, ए वेक्टर दिया गया है 2i प्लस 2j प्लस के। अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन क्यों निकाली जा रही है, बेटा एक चीज बताओ, अगर मैं इसका बोलूं कि इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तुम क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस, नहीं, एक्स एक्सिस के अलोंग तो 2 है। वाई एक्सिस, नहीं, वाई एक्सिस के अलोंग भी 2 है। और जेड, सर जेड भी नहीं बोल सकता। सिर्फ एक्स, सिर्फ वाई और सिर्फ जेड नहीं बोल सकते। तो हमको यहाँ पे एक डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी और वो डायरेक्शन हमारी कैसे दी जाती है, ए कैप बराबर इस वेक्टर को। तो मैं अभी पहला क्वेश्चन है, अभी हमने मैग्नीट्यूड पढ़ा है, उसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर, इस वेक्टर का रूट अंडर स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 4 8, 8 और 1 9। तो रूट ऑफ 9 कितना होता है बेटा, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 का रूट क्या होता है 3। सो 2/3 आई कैप, 2/3 जे कैप और 1/3 के कैप। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। आप इसको वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसको बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन अलोंग गिवन वेक्टर, क्लियर है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कोई टेंशन की बात नहीं, फिर से देखते हैं बी वाला पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट हो गया हमारा, बी पार्ट देख लेते हैं। तो बी पार्ट हमारे को क्या दिया हुआ है, फिर से एक वेक्टर ए दिया गया है जिसको बोलेंगे 3i माइनस 2j और -3k। क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, ये फॉर्मूला है, इसमें प्लेस कर दो। क्या है फॉर्मूला, ए वेक्टर को सीधा सीधा मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। 3i माइनस 2j माइनस 3k होल डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। क्या होता है मैग्नीट्यूड सर, वो होता है रूट अंडर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। कितना आ गया देखो बेटा, 9 9 18, 18 और 4 22, ठीक है। तो इधर डिवाइड कर देते हैं, 3 बाई रूट 22, रूट 22 है, सॉल्व भी नहीं हो रहा आगे तो मत सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आई कैप -2 भी इससे डिवाइड होगा, -2 बाई रूट 22 और -3 बाई रूट 22। अब आप में से कोई एक मन में ये सोच रहा होगा कि सर मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 3i माइनस 2j और -3k कैप होल डिवाइडेड बाय रूट 22 और इसको ऐसे छोड़ दो। बात एक ही है बेटा, आपने ये चीज बेसिक्स में पढ़ा है फ्रैक्शन में, आप इसको अलग इंडिविजुअली ऐसे भी रख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास यूनिट वेक्टर अलोंग गिवन वेक्टर ए, ठीक है, गिवन वेक्टर ए। बढ़े आगे, बहुत बढ़िया, ये हमारा बी हो गया। सी की तरफ जल्दी से देख लेते हैं। देखने में रूट्स हैं तो डरना नहीं है। सबसे पहले हमारे पास क्यू जो है इसका क्यू कैप होगा और इस क्यू को मैं यहां सीधा सीधा लिख रहा हूं 2/√3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस √3 के कैप। इसको हम डिवाइड कर देंगे बेटा इसके मैग्नीट्यूड से। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर
तो इसका स्क्वायर क्या होगा 4/3 प्लस 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। क्लियर है ये बात। फिर इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस √3 के कैप होल डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा बेटा 3 और 3 3 9, ये कितना आ जाएगा देख लेते हैं रूट अंडर, ये हो जाएगा 4 + 3 + 9 होल डिवाइडेड बाई 3। आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट है यहां तो बोलो। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 2/√3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस √3 के कैप होल डिवाइडेड बाई कितना आ गया 4 और 3 7, 7 और 9 16, सो √16 4 आ गया, 4/√3 आ गया। आप चाहो तो इंडिविजुअली सेपरेट कर लो और उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर है बात। बढ़े आगे, ये हमारा सी पार्ट था। चलो भाई देखते हैं हमारा अगला डी पार्ट। मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हो रही। तो देखो ई और एफ आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको खुद करना है। ठीक है बेटा। मैं लास्ट डी पे लास्ट एक और यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं पी का। तो पी कैप किसके बराबर हो जाएगा पी वेक्टर, जो कि क्या है आई प्लस, देखो अब यहाँ आई और सिर्फ जे है तो डरने की बात नहीं, के नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई के आगे स्केलर कंपोनेंट क्या है 1 और जे के आगे 1/2। इसका स्क्वायर करेंगे ना बेटा तो 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई प्लस 1/√2 जे होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3/2। अब चाहो तो आप इसको सेपरेट कर लो, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो हमने देखा कि कोई भी एक वेक्टर है, उस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब आपको और क्लियरिटी देने के लिए इसको मैं फिर से रीराइट कर रहा हूं। ठीक है, फिर से इस एक्सप्रेशन को रीराइट कर रहा हूं, किसको, हमारे यूनिट वेक्टर को। अगर आप इसको फिर से रीराइट करें तो ए जो वेक्टर है हमारा वो क्या आएगा बेटा, ए कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सही बात है, ए कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। A vector can be defined as magnitude and direction. And क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। सो मैग्नीट्यूड को अगर डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेक्टर बन जाएगा। ये डेफिनेशन बन गई पूरी। ठीक है। सो कोई भी वेक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर है ये बात। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कुछ और ऑपरेशंस। ओके, अब हमको थोड़ा सा अलग दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, हल्का सा मॉडिफाई किया, देखो एक मिनट। ओके, हमने ये कर लिया। चलो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए। ए जो है हमारे पास क्या है बेटा, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये हमारे पास एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट होना चाहिए। ठीक है भाई, दो चीजें हैं, बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि यहां पे अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका जब मैग्नीट्यूड निकालूं तब आंसर कितना आना चाहिए 7, और डायरेक्शन इसके अलॉन्ग है। तो पहले इसकी डायरेक्शन निकाल देते हैं। तो इसकी डायरेक्शन बेटा क्या होगी, ए कैप, जो कि हो जाएगी ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अभी पढ़ा हमने। तो ये आ जाएगा बेटा आई माइनस 2j प्लस 3k होल डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। कितना आ गया बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आ गया 1 + 4 + 9। कितना आ गया ये सर, ये आ गया हमारे पास 9 और 10 14, √14 आ गया। तो आई अपॉन √14 माइनस 2/√14 जे कैप और 3/√14 के कैप। ठीक है सर, क्या ये हमारा आंसर होगा, बिल्कुल नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है, ये डायरेक्शन है इस वेक्टर के अलावा। ठीक है बेटा। और ये जो है इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाले हमेशा 1 आएगा। क्यों आएगा 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होता है, डायरेक्शनल वेक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड 1 आता है। ठीक है सर, मैं विश्वास नहीं कर रहा आपका, तो चलो चेक कर लेते हैं। ए कैप का हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ये आपको एग्जाम में नहीं करना, आपके विश्वास के लिए मैं क्वेश्चन पार्ट कर रहा हूं। तो यहां इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/√14 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, माइनस 2/√14 का स्क्वायर और यहां 3/√14 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा सर 1/14, ये आएगा 4/14 और ये आएगा 9/14। सबका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14/14 1 आ गया। क्लियर है ये बात। तो ये आ गई हमारी डायरेक्शन, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है। डायरेक्शन तो आ गई, लेकिन वो ये बोल रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 7। तो अगर इसकी वैल्यू 1 है और इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमको वेक्टर मिल जाएगा भाई। चलो भाई जल्दी से निकाल लेते हैं। तो मान लो वो वेक्टर पी है, वो क्या हो जाएगा 7 टाइम्स ए कैप हो जाएगा। डायरेक्शन ए की और मैग्नीट्यूड 7। बहुत बढ़िया, अभी 2 मिनट पहले समझाया था, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। सो 7 इंटू I/√14 माइनस 2/√14 प्लस 3/√14। चलो भाई थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/√14 आई कैप माइनस 7 2 14, 14/√14। काटना चाहो तो काट सकते हो यहाँ पे, 7 3 21/√14। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।
सर मेरे को विश्वास नहीं है ये आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो क्या करना है, अब आपका ये टास्क है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 7 आ जाएगा। अगर आता है तो बिल्कुल सही किया, नहीं किया तो बिल्कुल गलत है। क्लियर है? तो ये अब आपका टास्क है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, बिल्कुल 7 आएगा। ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट में बोलना, करेंगे आगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है भाई, हमको बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। तो सिंपल सवाल है, ए वेक्टर हमारे पास कितना है बेटा, 3i माइनस 2j और प्लस 5k। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, वो आ जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 4 प्लस 25। कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया 29 और ये हो गया रूट 38। अब हमको इधर निकालना है ए कैप डायरेक्शन, वो क्या होता है सर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। चलो भाई, 3/√38 आई कैप माइनस 2/√38 जे कैप और 5/√38 के कैप, ये हो गया हमारे पास डायरेक्शन। ये आ गया डायरेक्शन, ये आ गया मैग्नीट्यूड। क्लियर है ये बात? ऑलरेडी हमने काफी सवाल कर लिए इस पे। देखते हैं हमारा अगला सवाल, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस विच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट्स। ठीक है, अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, सेम पैटर्न में फॉलो करना है, पहले इसका डायरेक्शन निकालना, फिर 8 से मल्टीप्लाई करना, आपको वो वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका होमवर्क हो गया, आज ये खुद से प्रैक्टिस कर लेना। चलो भाई, देखते हैं हमारा आखिरी सवाल इस लेक्चर का, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ विच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10। एग्जैक्टली सेम है, बट अब कुछ बच्चे आई और जे नहीं है तो उसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन और कर लेता हूं मैं। आज का ये आखिरी सवाल है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे वेक्टर्स को। ठीक है, तो ए वेक्टर जो है ये हमारे को दिया हुआ आई माइनस 2k कैप। क्लियर है बात? तो ए जो हमारा मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा रूट अंडर, देखो जे नहीं है तो आई का कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और इधर प्लस -2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या होगा बेटा, 1 प्लस 4 कितना आ गया बेटा, √5, ये आ गया। अब ए कैप जो है हमारे पास ये क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड, अब ये डायरेक्शन निकाले, कितना हो जाएगा 1/√5 आई कैप और इधर -2/√5 के कैप, ये हमारा ए कैप आ गया। अगर हमको 10 यूनिट चाहिए, देखो इसका तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन हमको इधर कितना चाहिए 10 यूनिट, तो हमारा जो वेक्टर होगा P जिसका मैग्नीट्यूड 10 होना चाहिए और डायरेक्शन ए के अलॉन्ग होना चाहिए, उसको ऐसे लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 10 इंटू डायरेक्शन कितना आ गया 1/√5 आई कैप -2/√5 के कैप। चलो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/√5 आई कैप माइनस 10 इंटू 2 20/√5 के कैप। चेक कर लेना बेटा, मैग्नीट्यूड 10 आएगा इसका। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने ये पढ़ा कि वेक्टर किसे कहते हैं, हमने ये पढ़ा इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, हमने देखा कि मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं और डायरेक्शन किसे कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इससे आगे की चीजें। ठीक है भाई?